हेलो एवरीवन, बोर्ड बा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं संतोष कुमार और आज हम देखने वाले हैं अपने 12th क्लास के बायो के पार्ट 7 को, जो कि हमारा 12th क्लास का फर्स्ट जो चैप्टर है वो है जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, तो बेसिकली हम लोगों ने इसके पिछले पार्ट्स में देख रखा था कि जनन क्या होता है। ओके, जनन में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, तो हम लोगों ने पिछले पार्ट में इसमें पढ़ रखा है कि अलैंगिक जनन क्या होता है, उसके बारे में सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंगिक जनन के बारे में, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ओके, तो बेसिकली ये सेशन पूरा हमारा लैंगिक जनन के ही बारे में चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो यही है कि आखिर जो हमारा लैंगिक जनन होता है वो होता क्या है। ठीक है, तो देखिए लैंगिक जनन क्या होता है। बेसिकली पीछे भी हम लोगों ने देख रखा है कि लैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें नर और मादा युग्मक दोनों सम्मिलित होते हैं, दोनों का योगदान होता है, उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफिनेशन उसका लिखा हुआ है कि लैंगिक जनन वैसे जनन जिसमें लैंगिक जनन वैसे जनन होते हैं जिसमें नर एवं मादा दोनों की भागीदारी होती है। ओके, तो बेसिकली हम लोगों ने पहले भी देख रखा था कि ये जो हमारा होता है लैंगिक जनन में दोनों नर और मादा दोनों की भागीदारी होती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं, या फिर वही प्रक्रिया लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया अलैंगिक जनन की तुलना में अधिक जटिल, विस्तृत और धीमी होती है। यानी कि ये जो प्रक्रिया होती है हम लोग लैंगिक जनन में देख चुके हैं कि लैंगिक जनन में क्या होता है, उसकी प्रक्रिया जो उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। उसमें आप यदि द्विखंडन से जाना चाहे, बहुखंडन से जाना चाहें तो डायरेक्टली आप जीवों को डिवाइड करके उसको काट कर उसको अलग अलग जीवों में परिवर्तित कर सकते हैं, या फिर यदि आप कायिक प्रजनन के द्वारा जाना चाहें तो उसमें आप उसकी टहनी वगैरह का यूज़ करके आप उसको नए जीवों के रूप में बदल सकते हैं। ठीक, नए जीवों का निर्माण कर सकते हैं। बट जो हमारा ये लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन इतना इजी नहीं होता है। लैंगिक जनन में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, जिसके प्रोसेसिंग होने के बाद ही, इन सभी प्रोसेस से गुजरने के बाद ही लैंगिक जनन हमारा कंप्लीट होता है। ओके, आप लोगों ने वैसे भी पौधों में देख रखा होगा कि जो हमारा पौधे होते हैं उसमें सबसे पहले हम लोग परागण जब उसमें पढ़ेंगे तो इतना इजीली ये नहीं कि पौधे को काट कर कहीं से और दूसरी जगह पे लगा दे तो हमारा पौधे हो गया, नहीं। यहाँ पर लैंगिक जनन में क्या होगा, यहाँ पे जो पराग कश होंगे, पराग कोश में से पराग कण निकल कर आएंगे और वर्तिकाग्र पर गिरेंगे। फिर यहाँ पे अंड में मातृ कोशिका से जाकर वो कोलैप्स करेगा, जाकर मिलेगा और फिर वहाँ पे बीज का निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होगा, फिर बीज में परिवर्तित हो जाएगा, तब जाके हमारा कहीं लैंगिक जनन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। ओके, तो ये इतना इजी नहीं है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा जटिल है, बहुत ज़्यादा विस्तृत है, बड़ा है, और इसका जो प्रोसेस होता है बहुत ही धीमा प्रोसेस होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होने में, ये सारे प्रोसेस होने में बहुत ही टाइम लगता है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं अगला टॉपिक को। तो आज का जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है वो यही है कि जो हमारा लैंगिक जनन होता है उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है। तो लैंगिक जनन होने के लिए हम लोग जानते हैं कि लैंगिक जनन बेसिकली वही होता है जिसमें नर और मादा युग्मक दोनों का संलयन होता है, दोनों का मिलन होता है। तो सबसे पहले नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन होने से पहले इन युग्मकों का निर्माण होगा, तब तो ये मिलन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को यही देखना है कि युग्मकों का आखिर निर्माण होता कैसे। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक वही है कि युग्मकों का निर्माण, युग्मक कैसे निर्मित होते हैं, उनका निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लैंगिक जनन के तहत नर और मादा युग्मकों, जिन्हें हम लोग इंग्लिश में गैमेट्स कहते हैं, ओके, इनका निर्माण होता है। यानी कि लैंगिक जनन के द्वारा ही नर और मादा युग्मकों में गैमेट्स का निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक, जो आपस में मिलकर युग्मनज यानी जिन्हें जाइगोट कहते हैं का निर्माण करते हैं। ओके, जब इन दोनों का नर युग्मक में और मादा युग्मक में जब दोनों का निर्माण हो जाता है, तब उन दोनों के मिलन से जो बनता है उसे हम युग्मनज कहते हैं, और मतलब ये इसका निर्माण करते हैं। ठीक, जस्ट लाइक मान लीजिए कि हम लोगों को पता है, यदि हम मनुष्यों की बात करें तो मनुष्यों में जो नर युग्मक होता है वो हमारा शुक्राणु होता है। ओके, और जो मादा युग्मक होती है वह हमारा अंडाणु होता है। सुन रहे? तो ये युग्मक और ये युग्मक, जब दोनों युग्मक कोलैप्स करेंगे, जब दोनों युग्मक एक दूसरे से मिल जाएंगे, तो इससे जो निर्माण होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, युग्मनज कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, युग्मनज। ओके, ये एक युग्मक रहा, ये दूसरा युग्मक रहा, दोनों जब कोलैप्स कर, जब दोनों मिल गए तो उससे हमारा युग्मनज का निर्माण हो गया। और कहीं ना कहीं यही युग्मनज आगे चल के हमारे क्या होंगे, भ्रूण का निर्माण करेंगे, और वो भ्रूण आगे चलकर बच्चे का, नए जीव का निर्माण कर लेगा। ओके,
चलिए आगे इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि युग्मनज से एक नए जीव का निर्माण होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि वही युग्मनज आगे चलकर क्या हो जाएंगे, नए जीव का निर्माण कर देंगे। ओके, अगला पॉइंट है इसमें, यह प्रक्रिया अलैंगिक जनन की तुलना में अधिक जटिल, विस्तृत और धीमी होती है। वही बात है कि ये जो जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं यहाँ पे नोट डाउन कराया जा रहा है कि ये इतना इजी नहीं है जैसे कि हम लोगों ने अलैंगिक जनन में देख रखा था, वो ये वाला प्रोसेस उतना इजी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगले पॉइंट को। तो आखिर ये जो लैंगिक जनन होता है उसका परिणाम क्या होता है, उसका हम लोगों को परिणाम क्या देखने को मिलता है। जैसे कि अलैंगिक जनन में हम लोगों ने देख रखा था, मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा दूँ तो, कि अलैंगिक जनन से हम कब जाते हैं, जब हम लोगों को यदि सेम गुण वाले जीवों की आवश्यकता होती। ओके, हम लोग चेंजेस ज़्यादा नहीं चाहते या फिर कोई भी चेंजेस नहीं चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग अलैंगिक जनन के थ्रू जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लैंगिक जनन की विशेषता ही ये है कि लैंगिक जनन के ही बदौलत जितनी भी विविधताएं आपको देखने को मिलती है, आसपास में जितने भी वेरिएशन देखने को मिलते हैं, आप सोच कर देखिए, हम लोग भी जीव हैं, जानवर भी जीव हैं, कीड़े मकोड़े भी जीव हैं, पक्षी, जलीय जीव, पादप, ये सभी के सभी जीव हैं, लेकिन फिर भी इतने वेरिएशन क्यों? सभी जीव हैं भी, फिर भी इतने अलग अलग प्रकार के जीव क्यों हैं? वो सभी के सभी कहीं ना कहीं जो हमारे लैंगिक जनन होते हैं उसी के बदौलत इतने प्रकार के अलग अलग जीव उत्पन्न हुए। ठीक है, तो बेसिकली लैंगिक जनन का परिणाम ही यही होता है कि उसके कारण हमारा क्या उत्पन्न होता है, विविधता उत्पन्न होता है, अलग अलग प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में भी देख रखा था कि जनन का क्या वैल्यू होता है, कि इसमें जनन के थ्रू अनुवांशिक गुण अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं और साथ ही साथ कुछ नए गुण भी ऐड होते जाते हैं। तो अगर ये नए गुण धीरे धीरे करके ज़्यादा यदि ऐड होते जाएंगे तो एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि वो एक नए जीव का निर्माण हो जाएगा जिसमें पहले के जीवों की तरह बिल्कुल ही अलग गुण होंगे। ओके, तो ऑब्वियसली पहले के जीव से यदि अलग गुण हो जाएंगे आने वाले जीवों में, तो एक प्रकार के नए पौधे का या फिर नए जीव का निर्माण कर लेंगे, नए जानवर का निर्माण कर लेंगे, नए मनुष्य का निर्माण कर लेंगे। ओके, तो इस प्रकार से क्या होता है, बहुत सारे जीवों में विविधता उत्पन्न होती है। हमारे आसपास में जितने भी आपको जीव जंतु विविध प्रकार के देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं वो लैंगिक जनन के कारण इतने विविध है। ओके, उनमें जैसे कि सभी यदि जानवर ही हैं, उनमें कुछ कुछ वेरिएंस आ जाएगा। ओके, हो सकता है उनके कान में परिवर्तन आ जाए, हो सकता है उनकी स्किन में परिवर्तन आ जाए, हो सकता है उनके कलर में परिवर्तन आ जाए, हो सकता है उनके साइज में परिवर्तन आ जाए। यदि कोई भी परिवर्तन आएगा, लैंगिक जनन के कारण कोई भी परिवर्तन आएगा, तो बहुत सारे वेरिएंट उत्पन्न होंगे, बहुत सारी विविधताएं उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, बहुत सारे आपके प्रकार के जीव मिल जाएंगे। वही बात यहाँ पे बताया गया है कि इस जनन प्रक्रिया में, यानी कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में क्या होता है, इस जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतति अपने जनकों या आपस में समरूप नहीं होते, जिससे इनमें विविधता आती है। और इससे क्या होता है, ये अपने जनकों के जैसे सेम टू सेम नहीं होते हैं। ऑब्वियसली आप खुद में देखिए, आप अपने मम्मी पापा के जैसे हैं, मैं मान रहा हूँ, क्योंकि वो भी इंसान है, आप ही इंसान है, लेकिन आप देख लीजिए कहीं ना कहीं आप अपने मम्मी पापा से थोड़े से डिफरेंट जरूर है। ओके, हो सकता है वो स्किन कलर हो सकता है वो बाल के कलर से हो सकता है, या फिर आंखों के कलर से हो सकता है, साइज भी मैटर करता है। और हो सकता है ज़्यादातर केसेस में यही होता है, और चीज़ यदि डिफरेंस हो ना हो, चेहरा तो जरूर थोड़ा ना थोड़ा सा सेम मैच नहीं करेगा, सेम नहीं होगा। ओके, तो कहीं ना कहीं आप डिफरेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है। ठीक, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग भी जन्म लिए हैं लैंगिक प्रोसेस के द्वारा, लैंगिक जनन के द्वारा। ठीक है, चलिए यही बात यहाँ पे बताई गई थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग को देखना है कि ये जो विविध प्रकार के जीव हैं, इनमें जो अलैंगिक जनन होती है उनमें क्या समानताएं होती हैं। हम लोगों ने लैंगिक जनन में देख रखा था कि जितने भी प्रकार के जीव होते हैं उनमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं पाया जाता है। ओके, उन सभी में कायिक प्रजनन हो जाता है या फिर खंडन या फिर बहुखंडन हो जाता है। ठीक, लेकिन वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते, लगभग सिमिलर होते हैं। लेकिन जो हमारे लैंगिक जनन होते हैं, लैंगिक जनन तो अलग अलग जीव में अलग अलग प्रकार से होते हैं। ठीक, तो इनमें सिमिलरिटी क्या होता है, इनमें समानता क्या होती है, तो वहीं यहाँ पे बताया गया है कि पादप हो गए, जंतु हो गए या फिर फंजाई हो गए, इन प्रकार के जीवों में बाह्य आकार की आंतरिक संरचना और शारीरिक क्रिया विज्ञान में अंतर होने के बावजूद लैंगिक जनन के समय इनका एक जैसे पैटर्न अपनाना आश्चर्यजनक है। यानी कि यदि आप देखेंगे, वो हमारे पादप को देख लीजिए या फिर जंतु को देख लीजिए या फिर फंजाई को देख लीजिए, यानी अलग अलग कैटेगरी को देख लीजिए, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा ना, भले ही उनका बाह्य संरचना अलग हो, भले ही उनका आंतरिक संरचना अलग हो, यानी कि वो बाहर से देखने पे बिल्कुल डिफरेंट लगते हैं,
आप सोच कर देख ले, पेड़ पौधे और हम लोग बाहर से देखने में कितने डिफरेंट है। या फिर आंतरिक संरचना, पेड़ पौधे के अंदर की चीज़ें देखिए और हम लोगों के अंदर की चीज़ें, पेड़ पौधों के अंदर पेट वगैरह, वो आंत वगैरह, ऑर्गन्स वगैरह नहीं हुआ करते हैं उसके मतलब तने में, ओके। लेकिन हम लोगों के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसी छोटी आंत बड़ी आंत पाई जाती है, बट वो तो पेड़ में नहीं पाया जाता है, उसमें जाइलम फ्लोएम वगैरह पाया जाता है। तो सारी चीज़ें डिफरेंस है। फिर भी क्या होता है ना, यदि आप देखेंगे तो लैंगिक जनन होगा तो उसमें पैटर्न एक ही होगा। क्या पैटर्न होगा? नर युग्मक मादा युग्मक मिलेंगे, युग्मनज का निर्माण करेंगे, युग्मनज भ्रूण में बदल जाएगा, भ्रूण चलकर आगे को नए जीव में बदल जाएगा। तो ये सभी जीवों में होता है, वो पादप हो, जंतु हो या फिर फंजाई, ओके। तो ये समानता होती है लैंगिक जनन की, ठीक। यहाँ पे एक और पॉइंट दिया गया है कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया विभिन्न जीवों में कुछ सामान्य विशिष्टताएं प्रदर्शित करती हैं, और लैंगिक जनन में कुछ अलग अलग प्रकार के जो जीव होते हैं उनमें कुछ स्पेशल विशेषताएं भी दिखती हैं कि जैसे कि आप मान के चलिए कि हम लोग हो गए, मनुष्य होगा और जानवर हो गए, ओके, गाय वगैरह होगा। तो उन लोगों में लगभग जो जनन का प्रोसेस होता है वो लगभग सिमिलर होता है, ओके। मानते हैं कि पेड़ पौधों में हम लोगों से थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंस होता है, मेन तो वही होता है, जाइगोट्स बनेंगे, ठीक है, और लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन यदि आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रकार के जीव हैं जिनमें प्रोसेस भी लगभग सेम होता है, जस्ट लाइक आप मनुष्य को और जानवर को उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, ओके। तो ये पॉइंट आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगले पॉइंट्स को देखते हैं। अब जो हम लोगों का अगला पॉइंट है वो है कि आखिर जो किशोरावस्था होता है, या फिर जिसे हम कायिक प्रवस्था भी कह सकते हैं, और जो जनन प्रवस्था होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो किशोरावस्था, देखिए किशोरावस्था यूज किया जाता है मनुष्यों के लिए, और कायिक प्रवस्था आप बोल सकते हैं यूज किया जाता है जनरली, ओके, जनरली यूज किया जाता है पादपों के लिए, ठीक है। तो किशोरावस्था के बारे में 8th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि उसमें विभिन्न प्रकार के गुण दिखाई देते हैं, जस्ट लाइक लड़कों के मुंह पे दाढ़ी बाल लगा वगैरह आ जाना, ठीक है, और लड़कियों के चेहरे पर ऐसे ऑयली ऑयली टाइप का होने लगना, या फिर और भी बहुत सारे आप ऐसे लक्षण पढ़ रखे हैं जो कि किशोरावस्था को दर्शाता है। और बेसिकली किशोरावस्था होता क्या है, ये एक टाइप का सिंबल होता है कि कोई भी जीव जनन के लिए परिपक्व हो चुका है, यानी कि कोई भी जीव जनन के लिए तैयार हो चुका है। समझ में आ रहा है? जस्ट लाइक आप उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, यदि आप अपने घर में, ओके, अपने स्कूल का यूनिफॉर्म पहन लेंगे, बैग टांग लेंगे, बैग ऐसे रख लेंगे, ठीक है, तो कोई भी जनरली क्या सोचेगा कि हाँ आप स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए, आप स्कूल जाने वाले, भले उस दिन जाना ना हो, लेकिन यदि आप ऐसा करेंगे तो कोई भी यही ना सोचेगा। तो उसी प्रकार से वो एक सिंबल दर्शाता है कि आप स्कूल जाने वाले। उसी प्रकार से जो किशोरावस्था होता है वो हमारा ये चीज़ को दर्शाता है कि वो जो भी जीव है उसमें यदि ये सिंबल दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो परिपक्व हो गया है जनन के लिए, कहीं ना कहीं अब वो जनन के लिए तैयार हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से पादपों में यदि कायिक प्रवस्था यही चीज़ें दर्शाती हैं कि हाँ अब वो जनन के लिए तैयार हो चुका है। तो अब देख लेते हैं कायिक प्रवस्था का डिफिनेशन क्या होता है। सभी जीवों में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था और परिपक्वता के बाद ही लैंगिक जनन की क्षमता होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी जीव जो है वो जन्म लेते लेते ही ऐसा मतलब उसमें जनन की क्षमता आ जाएगी। वो कुछ टाइम लगाएगा जिसमें कि वो परिपक्व होगा, उसके शरीर का विकास होगा, वो जनन के लिए परिपक्व होगा, फिर वो जनन के प्रोसेस से गुजरेगा, ठीक है। तो वहीं वो कुछ समय लेता है जिसमें वो परिपक्व होने के बाद ही लैंगिक जनन कर पाता है। अलैंगिक जनन के लिए तो पता नहीं, बट लैंगिक जनन के लिए परिपक्वता बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। देखिए जनन प्रवस्था क्या होता है। तो जनन प्रवस्था इसमें बताया गया है कि पादपों में इसे कायिक प्रवस्था कहते हैं। जनन प्रवस्था बेसिकली ओनली फॉर पादप के लिए यूज किया गया है, ठीक है, कि पादपों में इसे कायिक प्रवस्था भी कहते हैं। और इस प्रवस्था की समाप्ति के बाद जनन की प्रवस्था शुरू होती है, और जैसे ही कायिक प्रवस्था आपका एंड हो जाता है तब हमारा जो जनन की प्रक्रिया है वो अभी इसमें प्रोसेस हो सकती है, अब उसमें स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें पुष्प का आना एक प्रकार का हमारा जनन प्रवस्था को दर्शाता है। यदि किसी पौधे में पुष्प आ रहा है तो ये निर्दिष्ट करता है, वो दिखाता है कि अब ये पौधा जनन के लिए तैयार हो गया, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि उच्च पादपों में इस प्रवस्था को पुष्प आने से पहचाना जा सकता है। यानी कि जैसे मैंने आप खुद में सिंबल बताया कि मनुष्यों में कौन कौन से सिंबल दर्शाते हैं कि वो जनन के लिए तैयार हो चुके हैं। तो अभी मैंने किशोरावस्था की बात की,
ओके, उसी प्रकार से यदि पेड़ पौधों में पहचानना होगा तो इसमें एक पुष्प आने का जो प्रोसेस होता है, जैसे लाइक किसी पौधे में पुष्प आ रहे हैं तो इसका मतलब कि वो जनन के लिए तैयार हो चुका है। ठीक है, चलिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि उदाहरण के लिए गेंदा, धान, गेहूं, नारियल और आम में पुष्प लगने की अवधि अलग अलग होती है। और यहाँ पे क्या होते हैं ना कि इन सभी में पुष्प तो आता है लेकिन इनका टाइमिंग जो होता है अलग अलग होता है। ऑब्वियसली गेंदे के फूल में थोड़ा सा कम टाइम लगता है, गेहूं में जल्दी ही ऐसे उसमें वो जो होती है बाली होती है या फिर फूल आ जाते हैं, धान में भी आ जाते हैं, नारियल में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, आम में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अलग अलग हो सकते हैं टाइमिंग, मतलब जैसे कि मनुष्य में भी वेरी करते रहते हैं, जानवरों में और मनुष्य में वेरी करते रहते हैं कि कौन कितना जल्दी परिपक्व होगा। उसी प्रकार से पेड़ पौधों में जो अलग अलग पेड़ पौधे में उनमें भी ये वेरी करता है कि अलग अलग जीवों में अलग अलग पादपों में अलग अलग उनकी कायिक प्रवस्था स्टार्ट होगी, यानी कि पुष्प आना स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने अगले टॉपिक को। आज का जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि प्राणियों में किशोरावस्था और जनन प्रवस्था। जो प्राणी होते हैं, हम लोगों ने तो अभी बात किया स्पेशली फॉर पादप के लिए। यदि प्राणियों में आप देखेंगे, जीवों में देखेंगे, ओके, मनुष्यों में खास करके देखेंगे तो उनमें ये जो जनन किशोरावस्था होती है, जनन प्रवस्था होती है, उसके बारे में देखिए। तो इसमें क्या होता है ना, जब भी मनुष्य जनन के लिए तैयार होगा, उसमें किशोरावस्था प्रारंभ होगा तो उसका जो शारीरिक परिवर्तन होने लगेगा, उसके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होने लगेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राणियों में किशोरावस्था की समाप्ति के साथ ही शरीर और आकारिकी में बदलाव होते हैं जो जनन परिपक्वता का संकेत देते हैं। मैंने अभी जैसे बताया ना कि शरीर जो स्ट्रक्चर जैसा पहले रहेगा उसमें बहुत सारे प्रभाव, और उसमें आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग चीज़ें देखने को, बहुत सारे नए नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे आप छोटे बच्चों में देखेंगे तो वैसे दाढ़ी मूछ नहीं रहेगा, ठीक है, बट जो बड़े लोग हैं उनमें दाढ़ी मूछ आ जाती हैं, ये दर्शाता है कि अब वो परिपक्व हो चुके हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे अलग अलग जीवों में भी, जैसे कि मैंने पादपों में अभी बताया कि अलग अलग पादपों में अलग अलग जीवन वो होती है, जनन प्रवस्था होती है। उसी प्रकार जो जनन प्रवस्था होती है उसका अवधि विभिन्न जीवों में जनन प्रवस्था की अवधि भी भिन्न भिन्न होती है। ओके, आप उदाहरण के तौर पे बोल सकते हैं मनुष्य, ओके, गाय, बिल्ली एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए देखिए आज का जो हमारा अगला पॉइंट रहने वाला है वो ये है कि मानव और प्राणियों में, मानव हैं या फिर जितने भी प्रकार के प्राणी हैं, यानी कि जितने भी जीव जंतु, ठीक है, उनमें जो जनन परिपक्वता होता है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मानव के बारे में सबसे पहले लिखा हुआ है कि मानव में किशोरावस्था के दौरान कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन से जनन परिपक्वता का पता चलता है। और मानव में जो हमारा जनन प्रवस्था होता है उसका पता किशोरावस्था से चलता है। जैसे लाइक कोई लड़का है, ओके, उसके यदि दाढ़ी मूछें ऐसे आ रही हैं, वाइट वाइट नहीं, ब्लैक, ओके, दाढ़ी मूछें आ रही हैं तो ये एक सिंबल है कि हाँ ये जो लड़का है अब वो परिपक्व हो चुका है, ठीक है, जनन के लिए। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है कि पक्षी हो गई, मेंढक हो गया और छिपकली जैसे जितने भी प्राणी हैं उनमें जो जनन विधियां है वो मौसम के आधार पे होती है। ठीक है, मनुष्य में क्या होता है, मनुष्य में ऐसा कुछ नहीं है, बट बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जिनमें बहुत सारे ऐसे पक्षियाँ होती हैं जिनमें क्या होता है, उनका जो जनन का प्रोसेस होता है वो मौसमी होता है, मौसम के आधार पर ही वो जनन के प्रोसेस को करते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, आप सोच कर देखिए, आप यदि मेंढक को, इसका एक अच्छा उदाहरण ये है मेंढक, यदि आप मेंढक को देखेंगे तो मेंढक में शायद आप लोगों ने जनन में पढ़ा होगा कभी, या फिर जान लीजिए कि मेंढक अपना जनन कैसे करते हैं। तो बेसिकली मेंढक पानी में जाते हैं और पानी में नर मेंढक जो होता है अपना शुक्राणु पानी में ऐसे छोड़ देता है, ठीक है, और जो मादा होती है, मादा भी अपने अंडाणु को ऐसे वहाँ पे पानी में छोड़ देती है। जब शुक्राणु और अंडाणु पानी में मिल जाते हैं तब कहीं जाकर युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, तो यदि पानी अवेलेबल ही नहीं होगा, पानी होगा ही नहीं, तो ये जनन की प्रक्रिया मेंढकों में कैसे हो पाएगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये मेंढकों के जनन के लिए पानी होना जरूरी है। और आपको पता है कि पानी किस मौसम में मिलता है, तो बरसात के मौसम में पर्याप्त पानी मिलता है। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो मौसम पर डिपेंड करते हैं कि वो अपना जनन कब करेंगे। समझ में आ रहा है? तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। चलिए देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक। यहाँ पर क्या है कि कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं जो कि जनन से रिलेटेड है, जो कि पक्षियों में विशेष खास करके होती हैं। तो पक्षियों में केवल विशेष मौसम में ही
अंडे देती है, जो पक्षियाँ भी होती हैं वो किसी विशेष मौसम में ही अपने अंडे देती हैं। ओके, आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा। जबकि संरक्षण में रखी पक्षियां जैसे कि कुक्कुट फॉर्म में वर्ष भर अंडे देने की क्षमता उत्पादन की जा सकती है। हालांकि जो पक्षियां होती हैं वो नेचुरली तो ऐसे मौसम के आधार पर ही अंडे देती हैं, लेकिन जो भी पोल्ट्री फॉर्म वगैरह होता है जिसे हम कुक्कुट फॉर्म कहते हैं, ओके, तो कुक्कुट फॉर्म बेसिकली पोल्ट्री फॉर्म होता है जिसमें मुर्गियों को पाला जाता है। तो वहाँ पर उनके एक विशेष नस्ल तैयार किए जाते हैं जहाँ पर वो सालों भर अंडे दे सके। समझ में आ रहा है? बट ये नेचुरल नहीं। ओके, तो ये पॉइंट्स थे। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए, आज हम लोगों ने जो भी पॉइंट्स पढ़े उसके आधार पर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला ये है कि लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं। ओके, इसकी जो प्रक्रिया है उसकी व्याख्या करें। तो हम लोगों ने देख रखा है कि लैंगिक जनन क्या होता है। ओके, और इसकी प्रक्रियाओं को भी, लैंगिक जनन क्या होता है हम लोगों ने ये देखा, और इसकी जो प्रक्रियाएं होती हैं, ओके, इन सभी चीज़ों को भी देखा। ठीक, तो आप इन सभी को इस आंसर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि लैंगिक जनन के परिणाम एवं विविध जीवों में इनकी समानताओं को लिखें। तो लैंगिक जनन का परिणाम क्या होता है, तो ये भी हम लोगों ने देख रखा था कि लैंगिक जनन का परिणाम होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि इसमें विविधता उत्पन्न होती है। ओके, और इसमें समानताएं क्या होती हैं कि लगभग सभी लोगों में प्रोसेस वही होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेंगे और जाइगोट्स का यानी कि युग्मनज का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो आप उसको इस आंसर में ऐड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कायिक प्रवस्था एवं जनन प्रवस्था की व्याख्या करें। यानी कि कायिक प्रवस्था और जनन प्रवस्था से क्या आप समझते हैं। तो हम लोगों ने देख रखा था कि कायिक प्रवस्था और जनन प्रवस्था लगभग सिमिलर है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो पादप होते हैं उनके लिए कायिक प्रवस्था का यूज़ किया जाता है और जनन प्रवस्था यानी कि किशोरावस्था का यूज़ ऐसे जीवों के लिए किया जाता है या फिर खास करके मनुष्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो इसमें हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो ये है कि विभिन्न जीवों में जनन परिपक्वता के बारे में लिखें। तो बेसिकली हम लोगों ने जो लास्ट स्लाइड में देख रखा था इसमें कि यहाँ पर मानव मानव कुछ जो किशोरावस्था स्टार्ट हो जाता है तब वो जीवन के लिए परिपक्व हो जाते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो पक्षी, मेंढक, छिपकलियाँ वगैरह हुआ करती हैं, वो मौसम के आधार पर डिपेंड करता है कि वो अपना जनन कब करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने सारी चीज़ों को समझ लिया होगा और ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आई होप आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।